नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक केस प्रस्तुत कर रहा हूं। ये केस टेलीफोन कंसल्टेंसी का है। इसमें पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया और दरअसल ये पेशेंट डायरेक्ट नहीं, रेफरल पेशेंट था। एक पेशेंट है मेरी जो मेरे वीडियोस वगैरह भी देखती है और मुझसे रेगुलर टच में हैं कि जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो दवाई लेती है। वैसे कोई स्पेसिफ़िक उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। तो ये जो पेशेंट है, इसने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरी सिस्टर है, उनको काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, उल्टी वगैरह और पेट में भारीपन ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा कि फिर आपने कोई जांच वगैरह कराई? कहा हाँ सर, जांच कराई थी, एक LFT कराई थी, उसमें SGOT बहुत बढ़ा हुआ आया और बाकी सोनोग्राफी वगैरह हमने नहीं कराई। हमने सिर्फ वो SGOT और SGPT बढ़ा हुआ था, तो उसी के बेस पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है और सर तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि वो तो रो रही है सर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बात कराओ। तो अगर सर बात कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर भी दर्द होता रहता है उसका, तो इतना ज़्यादा है कि वो बोल भी शायद ही पाएगी। लेकिन आप कर लो बात अगर ज़रूरी है तो। मैंने कहा हाँ, बात करे बिना तो मैं दवाई नहीं दे पाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ उसको। उसने कॉन्फ्रेंस में लिया। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगा कि उस लेडी ने जो मेरी पेशेंट है जिसको लीवर की तकलीफ़ है, उसने मुझसे किस तरह से बात की। ऐसा मैं इसलिए आपको बताता हूँ, ये मेरा मकसद किसी की नकल करने का नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है ताकि मैं आपको पेशेंट की एग्जैक्ट फील आपको दे सकूं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो पेशेंट की फील पर दी जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ इमोशन, व्हाट टाइप ऑफ इमोशन विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब ये हुआ कि हम ये मानते हैं, और हम मानते हैं कि बात ही नहीं है, यही सच्चाई है कि एक तरह का मॉर्बिड इमोशन जो होता है वो वाइटल फोर्स के फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, वाइटल फोर्स के फ्लो को रोक देता है। और हमें उस मॉर्बिड इमोशन को हटाना होता है ताकि वाइटल फोर्स फ्रीली फ्लो कर पाए। ये वाइटल फोर्स क्या होती है, ये वाइटल फोर्स किस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट होती है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन का वीडियो है, माइंड सीरीज का इंट्रोडक्शन जो मैंने शुरू किया था उसमें भी बता रखा है, व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन डिजीज़ इसमें भी बता रखा है। तो काफ़ी सारे जो लेक्चर्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। अभी हम केस को देखते हैं। तो ये केस में केस एक लेडी का था। ये 35 वर्षीय युवती है। इसने किस तरह से प्रेजेंट किया मैं बताता हूँ। इन्होंने शुरू किया ऐसे, मैंने कहा हेलो। हाँ, इन्होंने कहा हाँ सर, हेलो सर। मैंने कहा हाँ बोलो। सर सिर बहुत दुख रहा है सर, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है सर, कोई दवाई हो जाएगी क्या? अगर कोई दवाई दे देते तो थोड़ा आराम आ जाता सर। मैंने कहा अच्छा, और क्या तकलीफ़ हो रही है? बस सर सिर दुख रहा है सर, कोई दवाई दे देते तो। मैंने कहा ठीक है, मैं दवाई तो भेजूंगा यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से भेजूंगा उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ, वो दवाई आप मेडिकल से मंगवा दो और उसके बाद में फिर वो दवाई ले लेना, उससे आराम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कुछ दवाइयाँ भिजवा दूंगा, जो रेगुलर मेडिसिन हम लोग देते हैं होम्योपैथी में, वो मेडिसिन भिजवाने के लिए मैंने उनको कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सर। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मेडिसिन का नाम, और आप अभी मंगवा लेना। कहा ठीक है सर, हम कब तक मंगवा लें? मैंने कहा आपको आराम कब तक चाहिए? तो उन्होंने कहा सर आराम मेरे को अभी चाहिए, तुरंत सर, मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है सर। मैंने कहा ठीक है। तो अब ये जो प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन को समझने का तरीका ये है कि पेशेंट अपने आप को सीज्ड फील कर रहा है, वो फंस गया है उस स्थिति में, और उस स्थिति से आप उसको बाहर निकाल लीजिए।
प्लीज़ आप उसको बाहर निकाल लीजिए। डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, क्राइंग में एक्चुअली ये नहीं होता है कि वो चीखे मारेगा, नहीं, उसकी जो स्थिति है वो स्थिति चीख चीख कर आपसे कह रही है कि प्लीज़ मुझे दवाई दो। अब देखो, ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर होगा या कोई भी लेमैन भी होगा, वो क्या समझ रहा है उसकी स्थिति से? उसकी स्थिति से ये समझ रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी उसको इस स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा, ये बहुत तकलीफ में है, ये बात कोई भी समझ सकता है। तो इस स्थिति को कहते हैं कि डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। और अब ये डिल्यूजन सीज्ड और डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, इन दोनों रूब्रिक्स के हिसाब से मैंने इसको कैंथेरिस दिया। और सुबह शाम को मैंने कैंथेरिस दिया था और सुबह जो है इस पेशेंट का वापस फ़ोन आया कि सर मुझे लगभग आराम आ गया है, लेकिन फिर भी अभी सिर में जो थोड़ा भारीपन है। तो मैंने इसको ये कहा कि कैंथेरिस 30 जो है वो आप वाटर डोज में ले लेना, पानी में 1 लीटर पानी की बोतल में 2 बूंद कैंथेरिस की डाल देना और उसी पानी को पीते रहना बार बार। तो इस तरह से ये कैंथेरिस से मैंने केस सॉल्व किया। लीवर डिसऑर्डर था और हेडेक था और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पेट में अभी भी भारीपन है। मैंने पेशेंट को ये सजेस्ट किया है कि आपको खाने में भारी खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, क्योंकि हम जो दवाई देते हैं उस दवाई से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दवाई देते ही सब हील हो जाता है, नहीं, दवाई देने से सिर्फ हीलिंग स्टार्ट होती है और जो बीमारी को हील होने के लिए जो टाइम लगता है, जो एक नेचुरल टाइम पीरियड लगता है, वो टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड से पेशेंट को गुजरना ही पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो केस बताया था मैंने कैंथेरिस का, इस कैंथेरिस का अब आप फॉलोअप सुनिए। पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया, मैंने ये फॉलोअप रिकॉर्ड किया है, अब आप सुनिए। थैंक यू। बताओ क्या क्या हो रहा था? 1 महीने से हो गया ना आपको? हाँ, कल 1 महीना कंटिन्यू हो जाएगा। 22 तारीख से ही तबीयत खराब है मेरा। अच्छा। तो उल्टी जैसा लग रहा था, चक्कर आ रहा था, जैसे खड़ा होते थे तो धुआं धुआं दिखता था, हाँ अंधेरा अंधेरा। हाँ तो जाते थे, दवा लेकर आते थे, आराम, मतलब जब तक दवा का असर रहता था तब तक आराम रहता था, उसके बाद फिर होने लगता था। हाँ जाते थे तो दवा देता था, लेकिन न तो ब्लड निकालने के लिए बोलता था, न सोनोग्राफी, कुछ नहीं बोलता था। हाँ जब हमारे बच्चे को बुखार हुआ तो मुझे रोना आने लगा, इतना तेज बुखार था। मेरा तबीयत खराब है, उसमें भी मैं काम करती थी बाहर का, सूरत में जो साड़ी नहीं बनता है उसका धागा तोड़ने का, तो मैं काम करती थी, अब नहीं कर रही हूँ। तो इसको बुखार आया तो इसको भी दवा देता था तो आराम ही ना होता था। तो बाद में इसको बोला कि ब्लड टेस्ट कराओ, तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं 3 तारीख को चली गई बोलबम, इसी हालत में। हाँ मतलब मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो मेरे मन में ना भगवान के प्रति बहुत अच्छा है, मतलब कोई पूजा पाठ के लिए बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, इसके लिए सिर्फ पापा हमको नहीं बोलते हैं। फिर मैं चली गई वहाँ, फिर वहाँ से मैं पैदल आई, मतलब 5 बजे से चले 10:30 बजे मैं आई मंदिर पैदल। फिर मैं वहाँ चली, पूरा सीढ़ी भी चढ़ गई थी। अब इतनी भीड़ थी, इसमें मैं गिर गई, मुझे कोई उठाया नहीं, मैं गिर गई, मुझे अंधेरा अंधेरा दिखने लगा। तो फिर जैसे ही लाइन आगे बढ़ा, फिर मैं हिम्मत बांध के खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद जब फिर मैं गिरी ना, तो वहाँ के स्टाफ लोग मुझे पकड़ के बैठाए कि आप 10 मिनट रुक जाओ, जब भीड़ खत्म हो जाएगी तो आप दर्शन करके चले जाना। मैं बोली नहीं, मैं इतना दूर से चलकर आई हूँ, मैं इसी भीड़ में जाऊंगी, मैं अकेले में दर्शन नहीं करूंगी। मतलब मेरे मन में ये बात आया, मैं ऐसे ही बोली इससे। फिर भी मैं भीड़ में इसी तरह गई। फिर मैं आई, तब मैं ऑटो से जब घर आई ना, तो मुझे अंधेरा अंधेरा दिखने लगा। उस दिन मेरे लड़के का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाला। फिर भी मैं इसको लेके गई थी हॉस्पिटल उसी हालत में, जो कि मैं चलने के लायक भी नहीं थी। लेके गई, डॉक्टर बताया इसको डेंगू है। तो वही पर हम बोल दिए कि हमारा ऐसा क्या है कि जो हमें आराम नहीं हो रहा है, दवा तो हम बहुत खा रहे हैं। तब वो बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो वही हम बोले कि यही आप हमको पहले बता दिए होते, जो इतना दिन से झेल रहे हो, हम झेलते नहीं। तो ब्लड टेस्ट में बोला कि आपको जॉइंटिस हुआ है, अब लीवर में सूजन। फिर भी दवा नहीं दिया, अब कहेंगे तो फोटो भेज देंगे, अभी तक हम वो दवा रखे हैं।
वो भी जो हमको ये बीमारी है, आपने हमको इस चीज का दवा दिया तो कंट्रोल होना चाहिए, फिर भी मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद वो बोला क्या कि दवा तो दूंगा नहीं, आप खाने पीने पर कंट्रोल रखो बस। तो फिर मैं हार मान के घर पे आई। तो घर पे आई तो फिर पापा मम्मी का फोन, मतलब मम्मी का फोन बराबर आता है। फोन आया, फोन में बताने लगे तो मम्मी आपके बारे में बोलने लगी, पापा भी आप ही के बारे में बोलने लगे, और ज्योति भी आपके बारे में, मतलब आरती, ज्योति, मम्मी पापा सबके आपके बारे में बताने लगे। लेकिन एक मन का विश्वास होता है, तो विश्वास होगा तभी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। सही बात तो है। मेरे मन में अजीब सा होता था कि मैं क्या करूं, जब पास में डॉक्टर रह के जब नहीं पकड़ पा रहा है रोग, तो मैं उतना दूर से कैसे उनसे संपर्क करूंगी। मेरे मन का आभास ये बता रहा है। फिर भी मैं हिम्मत बांध के बोली कि मैं 700-800 का हर हफ्ते दवा ला रही हूँ। ठीक है, एक बार मैं दिखा ही देती हूँ, क्या पता उन्हीं की वजह से हमारा सब रोग सही हो जाए। पापा आज से नहीं बोल रहे थे, पापा आज जब से अपना बवासीर का इलाज कर रहे हैं ना पापा, तब से हमको बोल रहे थे कि तू हमेशा बीमार क्यों रहती है, हर महीने दवा खाती है, अपना अपना पैसा, तो एक बार उनके संपर्क तो करो। लेकिन मेरे मन में विश्वास नहीं था, कसम से आपको सच्चाई बता रहे हैं। सही विश्वास होना चाहिए। तब जाके उस दिन मेरा हालत ऐसा हो गया था ना कि जैसे लग रहा था कि मेरा प्राण निकल गया, ऐसा हाल हुआ था। खड़ा नहीं हो पा रहे थे, चक्कर आ रहा था, खाना पीना नहीं अच्छा लग रहा था, मन कर ये सब बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था, और फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके मतलब रखे रहते थे कि मतलब बच्चे लोग को हम ऐसा बोलेंगे तो बच्चे लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। उस दिन जो हमारा हालत खराब हुआ, मैं चल कर आई थी। मैं बहुत हिम्मती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ तो खटिया पड़ी रही, नहीं। बीमार में भी मैं काम करती हूँ, मैं बहुत हिम्मती हूँ। मैं चल के आई हूँ, मेरा मतलब रास्ते से भी सर दर्द हो रहा था, तो मैं बोली कि क्या ऑटो से चले, तो बोली पास में तो है, क्या ऑटो से जाओगी, 10 रुपया लगेगा। मैं बोली तो अब घर पे आते आते हमारा हालत खराब हो गया। माथे का दर्द समझ लीजिए, हम 8 बजे से लिक्विड पीना चालू किए, सुबह में 8 बजे जाके सही हुआ मेरा सर दर्द। ऐसा हाल है। लेकिन कोई जैसे हमको एलर्जी भी है, कोई खिंचता भी है, कोई खांसता भी है, तो मुझे आ जाता है, मैं उसे करने लगती हूँ। नहीं, जब आपने मुझसे दवाई ली तो दवाई लेने के कितनी देर बाद में आराम आने लग गया आपका? आपका दवा वो आप पैरासीटामोल बोले थे कि मतलब जरूरत पड़े तो ही खाना, नहीं तो मत खाना, हम नहीं खाए थे। नहीं, आपने पैरासीटामोल तो नहीं खाई, ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन जो मैंने आपको दवाई पीने के लिए बोला था, वो लेने के बाद कितनी देर में आराम आने लग गया? कम से कम मुझे 2 घंटा लगा अपने आप को कंट्रोल करने में। अच्छा, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल आराम आ गया आपको? नहीं, हल्का 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 कर रहे। 8 बजे रात से स्टार्ट हुआ था, 8 बजे सुबह में जाके जब फ्रेश हुआ था मेरा सर। अच्छा, मतलब पूरी रात हल्का हल्का तो रहा, लेकिन उसके बाद में आपको सुबह तक एकदम ओके हो गया था, है ना? एकदम। इसीलिए मेरा पैर भी फट रहा था, एक हाथ भी फट रहा था, मुझे अजीब सा मुझे लग रहा था। ये बोले कि चलो दूसरी जगह दिखा दो, मैं बोली नहीं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोले, मतलब जो हिसाब से मेरा मतलब सिचुएशन था, ये भी डर गए थे कि मतलब कुछ हो न जाए रात बिरात। तो मैं बोली नहीं जाऊंगी। 12 घंटा लगा मुझे सहन करने में। लेकिन हो गए ना, पूरे ठीक हो गए ना सुबह तक? तो हाथ पैर का झंझनाना वगैरह? सब। तो अब तक फोन नहीं करते कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, क्या आप कर रहे थे, फोन कर रहे थे आप। लेकिन 2 दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए नहीं फोन किए। काम रहे तो फोन करें, है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारे घर पे सब कोई घबरा गया था कि मतलब क्या हो गया। दवा भी हम बहुत लिए, पहले मेरे कान का ऑपरेशन हुआ, फिर मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, और 2 बच्चे हमारे सीजर के हुए। तो शरीर पर ही अटैक करेगा ना, दवा तो मैं बहुत खाई हूँ, इसीलिए पापा हमको मना नहीं। चलो, लेकिन आप जो 1 महीने से दवाई ले रहे थे और जो हमने आपको दवाई दी, उस दवाई से 1 दिन के अंदर आपको फर्क पड़ गया ना?
हाँ। बस वही पूछ रहा था मैं। नहीं, अब आराम है बिल्कुल। अब ये दवा चालू कर दे और हाँ थोड़ा बहुत काम भी करेंगे ना। हाँ सही है। इतना हमसे हो बोला, ऐसा लगेगा कि मैं ये काम कर लूंगी हल्का फुल्का तो मैं करूंगी अब, ठीक है। हाँ सही है, हम्म। ठीक है। इस ऑडियो में सुना कि ये औरत कैसे अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक की स्थिति बता रही है कि इसको क्या क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी प्रॉब्लम सहने के बाद एकदम सीज्ड में आ गई। तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक की जो स्टोरी है सब कुछ कन्वे कर रही है। फिर जो हमने दवाई दी उससे इनको जो हील होना होता है, हील होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो वेल बीइंग की फीलिंग होती है वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्टार्ट होने के बाद लगभग 12 घंटे में ये एकदम ओके हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स।